देश का अपना चैनल। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए दोपहर 3 बजे तक हुई 60.52% वोटिंग। 230 सीटों पर वोटिंग जारी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल समेत कई बड़े लीडरों ने डाले अपने वोट। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए दोपहर 3 बजे तक हुई 55.31% वोटिंग। दूसरे मरहले में 70 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। 958 उम्मीदवार मैदान में। नताइज 3 दिसंबर को आएंगे सामने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से किया खिताब। मगरबी एशिया में बढ़ते हुए चैलेंजों के दरमियान इन्होंने ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की जरूरत पर दिया जोर। कहा, हर तनाज़ा बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए हल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। तसादुम में मारे गए 5 दहशतगर्द। ऑपरेशन अब भी जारी। मालदीव के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइजो की हलफबरदारी आज। मरकजी वजीर किरण रिजिजू कर रहे हैं हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। और इस्राइल फौज ने अल शिफा अस्पताल के करीब एक सुरंग मिलने का किया दावा। अस्पताल के अहाते के करीब से एक खातून यरगमाल की लाश मिलने का भी दावा। हमास ने इन खबरों को करार दिया झूठ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। दिन के 3 बजे तक 60.52% पोलिंग हुई है। वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। बालाघाट जिले के बेहर लांची और परसवाड़ा असेंबली सीटों नीज मंडला और डिंडोरी अजला के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग हुई और 252 खवातीन समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत की हॉट सीटों के बारे में बात की जाए तो बुधने से शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत बहुत से मजबूत लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मरकजी फोर्सेस की 700 कंपनियों के साथ साथ रियासती पुलिस के 2 लाख अहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार नौजवानों को 371 पोलिंग स्टेशनों को संभालने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। खवातीन के लिए 5160 पिंक बूथ और 183 पोलिंग स्टेशन माजूर अफराद के लिए हैं। इसके अलावा 3000 मॉडल पोलिंग स्टेशंस और 60 माहौल दोस्त यानी ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग की बात की जाए तो रियासत के अहम रहनुमा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज जिला
सेहोर के मिसाली पोलिंग मरकज गांव जैत का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में असेंबली इंतखाबात के लिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपनी अहलिया साधना सिंह और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ सेकेंडरी स्कूल गांव जैत में वाक़े पोलिंग मरकज में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से उम्मीदवार हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने अपने आबाई घर डुंडा में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 में अपना वोट डाला। इन्होंने पोलिंग बूथ नंबर 88 पर वोट डाला। अपना वोट डालने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने वोटरों से अपील की कि वो घरों से बाहर आएं और अपना वोट डालें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए अपना वोट डाला। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ वोटिंग से कबल पूजा करने शिकारपुर मंदिर पहुंचे। रुकन असेंबली निकोल नाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ भी उनके साथ मौजूद रहीं। इसके बाद इन्होंने छिंदवाड़ा जिले के सौंसर असेंबली के गांव शिकारपुर के पोलिंग बूथ में निकुल नाथ और प्रिया नाथ के साथ वोट डाला। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में एक पोलिंग बूथ पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। अपना वोट डालने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। मरकजी वजीर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ के बूथ नंबर 74 पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर और नरसिंहपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि रियासत में 5वीं बार मुकम्मल अक्सरियत के साथ उनकी हुकूमत बनने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर और लोरमी से पार्टी के उम्मीदवार अरुण साहू ने बिलासपुर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश के तमाम 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों से पुरजोश अंदाज में वोट डालने की अपील की है। और अगर बात करें आपके साथ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे यकीन है कि रियासत के हर इलाके के वोटर पुरजोश तरीके से वोट डालेंगे और जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार की रौनक में इजाफा करेंगे। इस इलेक्शन में पहली बार वोट देने वाले रियासत के तमाम नौजवानों को मेरा खुसूसी सलाम। और अब बात करते हैं आपके साथ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे मरहले में वोटर 70 सीटों पर अपना वोट डाल रहे हैं। दोपहर 3 बजे की बात करें तो 55.31% वोटिंग की इत्तला थी। बंदरा नावगढ़ असेंबली सीट के 9 पोलिंग स्टेशनों और कामर भोदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा और गिन्नौर गांव, गरीबा, नागेश, साहिबीन, कछार और कोदोमाला में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इस सीट के 9 पोलिंग स्टेशनों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। इस मरहले में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें वजीर आला भूपेश बघेल, असेंबली स्पीकर चरणदास महंत और नायब वजीर आला TS सिंह देव, बीजेपी के रियासती सदर अरुण साहू, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नारायण चंदेल और मरकजी वजीर मुमलिकत रेणुका सिंह नुमाया हैं। मजमूई तौर पर 18,833 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इनमें से 727 बूथ ऐसे हैं जहां खवातीन पोलिंग अहलकारों को तैनात किया गया है। रियासत में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी नताइज 3 दिसंबर को आएंगे। और हमारे नुमाइंदे धीरज ने शुमाली रायपुर में एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया जहां तमाम पोलिंग अहलकार खवातीन हैं। उत्तर रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर 201 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वोटिंग कराने से लेकर जो तमाम जो कार्य होते हैं, स्याही लगाने के कार्य, रजिस्टर में नाम दर्ज करने का कार्य महिलाओं के जिम्मे है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है
कि एक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है। आंकड़े हैं कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 201 मतदान केंद्र हैं और इन 201 मतदान केंद्रों पर 804 जो महिलाएं हैं इस भूमिका में हैं। महिलाओं को ये हक मिला है, इससे आप कितना खुश हैं? खुश है ना, बहुत खुश हैं। अच्छा लगा देख के कि फर्स्ट टाइम ऐसा पावर मिला है लेडीज पे, और अच्छी लग रही है सब अंदर बैठी हुई। दूसरे चरण में जो पुरुषों की तुलना में महिला वोटर जो हैं वो अधिक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? बहुत अच्छी बात है ये, और जहाँ लेडीज़ों का, औरतों का सम्मान होगा, वो घर हो, राज्य हो, एरिया हो, उन्नति करेगा ही करेगा। लेडीज़ को सम्मान मिलना ही चाहिए और वो राज्य ने किया है, बहुत अच्छी बात है। ये जो सराहनीय काम किया गया है, ये महिलाओं को आगे लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। आंकड़े हैं कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1004 है। जाहिर सी बात है, महिलाओं को ये पहला बार ये हक, ये अधिकार मिला है, ये गौरवपूर्ण पल है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज तेलंगाना के इंतखाबी दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी ने सबसे पहले पिनापाका में इंतखाबी रैली की। राहुल ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए अवाम से हिमायत मांगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास की क़यादत की। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया में सबसे मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि इसमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन सबके मफादात एक हैं, सबकी तरजीहात यकसां हैं। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का मानना है कि नई टेक्नोलॉजी को शुमाल और जुनूब के दरमियान फासले बढ़ाने का नया जरिया नहीं बनना चाहिए। वजीर आजम ने AI के दौर में टेक्नोलॉजी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर दिया। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वजीर आजम ने कहा कि आलमी खुशहाली के लिए सबका ताउन और सबकी तरक्की जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि मगरबी एशिया के खित्ते में होने वाले वाकयात से नए चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को
इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वर्चुअल मीडियम के जरिए कहा कि ग्लोबल साउथ समिट की आवाज हमारे मुश्तरका मफादात के लिए बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें खुद इन्हसारी के लिए काम करने की जरूरत है। The voice of the Global South Summit can be greatly impactful by amplifying our individual voices and project our shared interests for the emerging world order. We also need to work towards self-reliance to mitigate our vulnerabilities vis-à-vis economic concentrations. The COVID era is a stark reminder of the perils of dependence for basic necessities on faraway geographies. We need to not only democratize and diversify production, but build resilient and reliable supply chains and promote local solutions. Only then can the Global South secure its future. और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनकाउंटर में कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से काबिल एतराज मफाद भी बरामद हुआ है। ऑपरेशन अब भी जारी है। कुलगाम जिले के समनू गांव में जुमेरात की सपहर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये एनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूंकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तैमूर लेस्ते के वजीर दिफा रियर एडमिरल एडो नासियानो डा रोजारियो डा कुस्टा गोम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन के मुमकिना शोबों बशमूल हिंदुस्तानी साख्त के दिफाई आलात की फरहमी, सलाहियत साजी और तरबियत पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर मीटिंग की तस्वीर के साथ मालूमात शेयर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में ताउन के मुमकिना शोबों बशमूल हिंदुस्तानी साख्त के दिफाई आलात की फरहमी, सलाहियत साजी और तरबियत पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के एक मजमून का जिक्र किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम के दफ्तर की तरफ से लिखा गया है कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का मजमून 2023 में भारत की कामयाबियों का खाका पेश करता है, जिसमें G20 चेयरमैनशिप और चांद मिशन शामिल है, जिसमें
कोविड-19 के बाद की रिकवरी और तरक्की पर जोर दिया गया है। वजीर आजम के दफ्तर ने मजीद लिखा कि यह मजमून भारत की सिफारती कोशिशों, इलाकाई लगाव और आलमी सतह पर एक पुरएतमाद और बासलाहियत कौम की छवि पर रोशनी डालना है। और उत्तराखंड में आज सुबह नैनीताल जिले के एक दूरदराज इलाके में सड़क हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई। नैनीताल जिले के दूर उफ्तादा इलाके ओखलकुंडा बाला खचेड़ा खान रेठा साहब में आज सुबह एक गाड़ी के बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 8 अफराद की मौत हो गई। थाना खंड क्षेत्र में एक सुबह दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक गाड़ी गिरने की सूचना आई थी। इसमें हमारी जो रेस्क्यू की टीम है मौके पर पहुंची, लोकल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तो रेस्क्यू में हमने 5 लोगों को रेस्क्यू किया था और जो 5 थे उनमें से 2 लोगों की डेथ ऑन द वे हुई है और बाकी जो 6 लोग थे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है। तो इस तरीके से इंसिडेंट में अब तक 8 लोगों की मृत्यु होने की खबर मिली है। और लोक अकीदे के अजीम त्यौहार छठ की 4 रोजा रस्म का आगाज आज नहाए खाए के साथ हुआ। राजधानी पटना समेत रियासत भर में छठ के हवाले से त्यौहार का माहौल है। पूरा माहौल छठ के गानों से गूंज रहा है। इसके साथ ही छठ घाटों पर सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा छठ का व्रत रखने वालों की सहूलत के लिए भी बहुत से इक़दाम किए गए हैं। गर्ची वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन उनके पार्लिमानी हल्के काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रही तलबा नजमा परवीन वजीर आजम की कायदाना सलाहियतों पर तहकीक कर रही है। उन्होंने तहकीकात में सामने आए नताइज को डीडी न्यूज के साथ मुश्तरका किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हैं नजमा परवीन जी। नजमा जी ने नरेंद्र मोदी, जो कि काशी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर इन्होंने शोध किया है नेतृत्व को लेकर। तो नजमा जी, पहले तो आपको बधाई। और दूसरा यह कि जो मेरा सवाल है कि ये जो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व पर आप जो है शोध करें, और क्या क्या खास बातें निकल कर आई आपके शोध में? देखिए, मोदी जी के ऊपर शोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्र के नायक हैं और सबसे सफल राजनेता हैं। और अगर किसी को राजनीति के बारे में जानना या समझना है तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मोदी जी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, जब हम शोध हमने किया और अपने शोध कार्य को हमने पूरे 5 अध्याय में उसको बांटा। पहले में मैंने 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनीति के बारे में पूरा विश्लेषण किया कि कैसे कांग्रेस का उदय हुआ, फिर कैसे लगातार कांग्रेस का अंत होता चला गया। क्योंकि जो वंशवाद की राजनीति थी, देश उस समय भ्रष्टाचार और बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा था। तो जनता को भी चाहिए था कि एक नया नेता आए और देश की राजनीति में थोड़ा बदलाव हो। मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो उस अपने बात को उन्होंने चरितार्थ किया और उसको धरातल पे भी ला करके दिखाया। क्योंकि वो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं और उनसे ना तो हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, क्योंकि वो सबके लिए काम करते हैं। 2014 के लोकसभा का विशेष अध्ययन है इनका, गुजरात के विकास का अध्ययन है, और जो इनका तुलनात्मक अध्ययन है उसके आधार पर जो शोध है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो करिश्माई नेतृत्व है उसका आकलन उपसंहार आया है इनके इस शोध ग्रंथ में। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और मालदीव के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो की आज हलफबरदारी तकरीब होगी, जिसमें अर्जियाती साइंस के मरकजी वजीर किरण रिजिजू भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में 40 ममालिक के मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर रिजिजू ने सुबुकदोश होने वाले सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की और भारत मालदीव के बाहमी ताल्लुकात की गहराई और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। डॉक्टर मोइज़ो ने सितंबर में हुए इंतखाबात में मौजूदा सदर सोलिह को शिकस्त दी थी।
इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल सुरंग की शाफ्ट मिलने का दावा किया है। इसराइली फौज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इसे गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा के मज़ाफ़ात में एक सुरंग का दाखिली रास्ता मिला है। फौज ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सुरंग के इर्द गिर्द खुदाई की गई है। इसके अलावा इस जगह पर एक बुलडोजर भी देखा गया है। हमास ने तमाम खबरों को गलत करार दिया है। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के पास से एक इसराइली खातून की लाश बरामद करने का दावा किया है। इस खातून को 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद यरगमाल बना लिया गया था। इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने हलाक खातून की शिनाख्त यहूदियत देश के तौर पर की है। खातून की उम्र तकरीबन 65 बरस बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप के इजलास के दौरान इसराइल हमास जंगबंदी के मुतालबे से मुताल्लिक ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने अमेरिका से इसराइल को फौजी इमदाद बंद करने का भी मुतालबा किया। वहीं कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। और आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप की फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। इतवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 213 रन के हदफ को 48वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वार्नर और ट्रियोस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत फराहम की और पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। वार्नर 29 रन बनाने के बाद आउट हुए और मिचेल मार्श खाता भी न खोल सके और ट्रियोस हेड ने 62 रन की तेज इनिंग खेली। लेबोशगन 18, मैक्सवेल 1 रन, इसमें 30 रन बनाने के बाद आउट हो गए, जबकि इंग्लिश ने 28 रन की इनिंग्स खेली। मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अफ्रीका टीम को पहला धचका कप्तान टिम्बा ब्यूमा की सूरत में लगा, जो बगैर रन बनाए आउट हो गए। अफ्रीका अभी इस धचके से संभल भी नहीं पाया था कि टीम को दूसरा झटका क्विंटन डी कॉक की सूरत में लगा, जिन्हें जॉश हैजलवुड ने 3 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। मिलर और क्लासन ने 5 विकेटों पर 95 रन जोड़े। क्लासन ने 47 रन की इनिंग खेली। डेविड मिलर ने एक एंड संभालते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। वो 101 रन बनाने के बाद आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 49.4 ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।